बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग। लास्ट हमने जो बात की थी वो टॉपिक था सेगमेंटेशन के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि सेगमेंटिंग अ मार्केट मींस दैट डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ बायर्स। और ये बायर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं वो इस बेस पे करते हैं कि हर हिस्सा सेगमेंट जो है दूसरे से डिफ़र कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक सेगमेंट है वो दूसरे सेगमेंट से हेट्रोजीनियस होगा और विद इन वन सेगमेंट आपको होमोजीनियस नेचर के लोग नज़र आएंगे, जिसमें हमने फिर डिफरेंट बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन देखनी, जिसमें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन थी, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन थी, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल सेगमेंटेशन थी। अभी हम सेगमेंटेशन के इस टॉपिक को क्लोज करेंगे और टारगेटिंग की तरफ जाएंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं जो सेगमेंटेशन से रिलेट करता है। अब इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन क्या होगी कि जो आपको बेनिफिशियल आउटकम्स दे सके, और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन। सो सबसे पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स से सेगमेंट करने के मार्केट को, लेकिन क्या ऑल सेगमेंटेशंस आर इफेक्टिव, ये एक सवाल बनता है कि फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल है उसको देखते हैं। बायर्स ऑफ टेबल सॉल्ट कुड बी डिवाइडेड इनटू different types of customers, but hair color obviously does not affect the purchase of salt. Furthermore, if all salt buyers bought the same amount of salt each month, believed that all salt is the same and wanted to pay the same price, the company would not benefit from segmentation of this kind of a market. सो अगर हमने यूजफुल सेगमेंटेशन, इफेक्टिव सेगमेंटेशन क्रिएट करनी है तो हमें कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, जिसमें से पहला फैक्टर है दैट हमारी सेगमेंटेशन मेजरेबल होनी चाहिए। दूसरा है कि हमारी सेगमेंटेशन असेसिबल हो। तीसरा पॉइंट है कि वो सब्सटेंशियल होनी चाहिए। और चौथा है कि इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल। और पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या बनता है दैट इट मस्ट बी एक्शनेबल। सो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखने की बात करते हैं। व्हाट इज़ मेजरेबिलिटी? मेजरेबिलिटी क्या है कि हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकें। लाइक अगर हम बात करते हैं लिक्विड की मेजरमेंट की तो हम उसको लीटर्स में करते हैं। अगर हम वेट की मेजरमेंट की बात करते हैं तो वी माइट हैव टू अप्लाई केजी। सो इसी तरह से जब हम सेगमेंटेशन की मेजरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये साइज़ ऑफ द सेगमेंटेशन हो सकता है, ये परचेजिंग पावर ऑफ द सेगमेंटेड मार्केट हो सकती है, प्रॉफिट्स ऑफ द सेगमेंट्स हो सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी बिना के ऊपर हम अपनी मार्केटिंग एक्शंस करेंगे, उसका साइज़, उसमें मौजूद लोगों की परचेजिंग पावर, उसमें जो हमारे प्रोफाइल्स हो सकते हैं, उसके प्रॉफिट पॉसिबल हो सकते हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। सो आपको कई चीज़ें नज़र आती हैं कि कुछ सेगमेंट्स में कुछ चीज़ें शायद हम उसको उस तरह से मेजरेबल भी ना बना सकें। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे अगर हम इसको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोई ABC प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाह रहा हूँ और मैं किसके ऊपर जाता हूँ, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की बेस के ऊपर। तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन चलेंगे मैं हिस्से बना लेता हूँ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस सेगमेंट की बात करता हूँ तो इसका साइज़ कितना है। अब फर्ज करें जी हम साइज़ को जियोग्राफिक की बेस के ऊपर ले लेते हैं। जियोग्राफिक के बाद हम चले जाते हैं कि इसमें एज वाइज लोग कितने कितने मौजूद हैं। फिर तीसरी चले जाते हैं हम जेंडर वाइज कितने कितने मौजूद हैं, इनकम वाइज कितने कितने मौजूद हैं। ये क्या बता रहा है? दिस टेल्स यू द मेजरेबिलिटी ऑफ अ सेगमेंट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो है असेसिबिलिटी, कि क्या हमारा जो सेगमेंट जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए यानी बीइंग अ मार्केटर असेसिबल भी है या नहीं। सो द मार्केट सेगमेंट्स कैन बी इफेक्टिवली रीच्ड एंड सर्व्ड। सो अगर कोई सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसको हम इफेक्टिवली रीच नहीं कर सकते, यानी वहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है या उसको हम सर्व नहीं कर सकते, तो वो सेगमेंटेशन हमारे लिए मीनिंगलेस हो सकती है। सो सपोज a fragrance company finds that heavy users of its brands are single men and women who stay out late and socialize a lot. So देखें, एक हमने सपोजिशन की कि अगर कोई फ्रेगरेंस कंपनी है जो कि परफ्यूम्स बनाती है, अगर उसको ये पता लगता है कि जो हैवी यूज़र्स हैं जो इसकी ब्रांड के वो सिंगल पर्सन्स हैं, यानी सिंगल मैन हैं और वुमेन हैं, और
वो लोग क्या हैबिट्स रखते हैं, सोशलाइजेशन की हैबिट रखते हैं, स्टेइंग आउट लेट नाइट ये हैबिट्स रखते हैं. तो अनलेस दिस ग्रुप लिव्स or shops at certain places and is exposed to certain media, its members will be difficult to reach. So हमारे लिए क्या है कि जिस भी सेगमेंट के ऊपर हम बात करते हैं, अगेन इसको ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट करें जी, ये हमने जो सेगमेंटेशन का एग्जांपल ली, ये हमने सेगमेंट्स ज्योग्राफिक बनाए हैं और ये जो सेगमेंट है ये फार ऑफ प्लेस के ऊपर है और इस तक हमारी पहुंचने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. लाइक इट्स फार ऑफ, तो हमारी जो कॉस्ट यहाँ तक पहुँचने की बनती है, जिसमें ट्रैवल हो सकता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो सकता है और अदर मीन्स हो सकते हैं. तो क्या अगर वो मेरे लिए असेसिबल नहीं है तो क्या मुझे उस सेगमेंट को टारगेट करना है? द आंसर कम्स नो. शायद वो सेगमेंटेशन मेरे लिए उस तरह से यूजफुल ना हो. नेक्स्ट है सब्सटेंशियल. सब्सटेंशियल के माने क्या है कि वो काफ़ी मिकदार में हो. फॉर इंस्टेंस अगर मैं सेगमेंटाइज करता हूँ किसी मार्केट को और वो सेगमेंट में हमें जो नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स नज़र आते हैं या चलिए नंबर ऑफ सेल्स कह लें, वो इतनी कम है कि हम अपने एक्सपेंस को मीट नहीं कर पाते, तो क्या ये सेगमेंट मीनिंगफुल होगा? द आंसर कम्स नो. सो द मार्केट सेगमेंट्स आर लार्ज और प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व. सो ये होना बहुत ज़रूरी है कि हमें वहाँ से इतना रेवेन्यू आ सके जो कि हमारी कंपनी के एक्सपेंसेस और प्रॉफिट के लिए काफ़ी हो. सो अगर हम ऐसे सेगमेंट करते हैं कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप क्रिएट ना कर रहा हो तो हमें वो सेगमेंट मीनिंगलेस लगेगा. सो अ सेगमेंट शुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल होमोजीनियस ग्रुप वर्थ परसुइंग विद अ टेलर्ड मार्केटिंग प्रोग्राम. यानी हमारा मकसद ही क्या होता है कि हम जब सेगमेंटाइज कर रहे हैं तो हम उस सेगमेंट के मुताबिक अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को करें. यानी हमारे चारों पीस जो हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, उस सेगमेंट के ऊपर जो हमारे पास क्रिएट हो रहा है वो डिज़ाइंड होंगे अलग. और अगर ये फर्ज करें ये ए सेगमेंट है और अगर ये बी सेगमेंट है तो वहाँ पे ये 4 पीस का कॉम्बिनेशन डिफर कर रहा है फॉर दैट स्पेसिफिक बी सेगमेंट. सो यही हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमारा ए सेगमेंट है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए अगर हम उसको पिक करना चाह रहे हैं, और अगर बी को टारगेट करते हैं तो वो सब्सटेंशियल होना चाहिए कि वहाँ से हम इनफ प्रॉफिटेबल सेल्स आउटकम्स को लेकर चल सकें. सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है और एलिमेंट कह लें डिफरेंशिएबल, के हमारी सेगमेंटेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा सेगमेंट डिफरेंशिएबल हो. डिफरेंशिएट करने से क्या मुराद है? जब हम किसी दो चीज़ों को अलग अलग पहचान कर सकें. सो द सेगमेंट्स आर कंसेप्चुअली डिस्टिंग्विशेबल. यानी एक सेगमेंट, जैसे मैंने अभी बात की थी एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, कि सेगमेंट्स विद इन द सेगमेंट होमोजीनियस होंगे. यानी उसमें जैसे फर्स्ट करें मेल और फीमेल सेगमेंट, सो ऑल मेल्स माइट accumulate one segment और all females might accumulate another segment. तो ये दोनों आपस में दो सेगमेंट्स डिफर करते हैं लेकिन विद इन अ सेगमेंट आपको होमोजेनिसिटी नजर आती है, यानी एक जैसी चीज़ें नजर आती हैं. सो द सेगमेंट्स आर कॉन्सेप्चुअली डिस्टिंग्विशेबल एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स एंड प्रोग्राम्स. तो देखिए ना, ये वही वाली बात आ गई. मार्केटिंग मिक्स हम किसको कहते हैं? 4 पीस ऑफ मार्केटिंग. तो अगर हमारे पास एक सेगमेंट पे 4 पीस के एलिमेंट्स फ़र्क हैं तो दूसरे सेगमेंट्स पे रिस्पॉन्स ऑफ दोज पीपल हु आर इन द अदर सेगमेंट विल बी डिफरेंट टू दीज 4 पीस. If men and women respond similarly to marketing efforts for soft drinks, they do not constitute separate segments. तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के हवाले से अगर दोनों टाइप ऑफ जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स सेम होगा तो फिर हमें इस सेगमेंट की मीनिंगफुलनेस नज़र नहीं आती. लास्ट पॉइंट इसका जो हमें नज़र आता है वो क्या है कि ईच सेगमेंट शुड बी एक्शनेबल. यानी एक्शनेबल से क्या मुराद है कि जो हमने अपना प्लान क्रिएट किया था उसको एग्जीक्यूट कर सके. सो इफेक्टिव प्रोग्राम्स कैन बी डिजाइंड फॉर अट्रैक्टिंग एंड सर्विंग द सेगमेंट्स. एंड अगर हम अपने 4 पीस को, प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्लेस को, प्रमोशन को, यानी ऐसी प्रोडक्ट जो सेगमेंट को सर्व करे वो नहीं बना सकते, उसकी प्राइसिंग के एलिमेंट्स को, उसके प्रमोशन के एलिमेंट्स को नहीं देख सकते, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ हम नहीं मुकम्मल तौर पे कर सकते तो वो सेगमेंट हमारे लिए एक्शनेबल नहीं है. सो मीनिंगफुल हमारे लिए नहीं बनता कि हम उस सेगमेंट के ऊपर काम करें. एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं. ऑल्दो वन small airline identified 7 market segments
its staff was too small to develop separate marketing program for each segment. So बड़ी अच्छी सी एग्जांपल इसने यहाँ पे दी है कि अगर हम एक स्मॉल एयरलाइन हैं और हम 7 डिफरेंट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम हर डिफरेंट सेगमेंट के लोगों को डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम रन करके दे सकते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेगमेंट्स जो हमने 7 डिफरेंट क्रिएट किए थे वो उस तरह से एक्शनेबल नहीं है. सो सर्विंग दोज माइट बी मीनिंगलेस. तो ये तो हो गया जी हमारा बेसिक कि हमारे लिए सेगमेंटेशन की अगर बात होती है तो वो इफेक्टिव कैसे बन सकती है, बाय कंसिडरिंग दैट आर सेगमेंट्स आर मेजरेबल, असेसेबल, सब्सटेंशियल, डिफरेंशियल और डिफरेंशिएबल कह लें, और एक्शनेबल. सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जब हमने सेगमेंटेशन को कंप्लीट कर लिया तो उन सेगमेंट्स में से किस सेगमेंट्स को सर्व करना है, ये किन सेगमेंट्स को सर्व करना है, वो क्या कहलाता है, दैट इज टारगेटिंग. लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट. और डेफिनेशन हमें क्या कहती है, आफ्टर डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट्स इट इज टाइम टू आंसर दैट फर्स्ट सीमिंगली सिंपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्वेश्चन, जो कि आपको पहले से नजर भी आ रहा है. वो क्या है कि विच कस्टमर्स विल द कंपनी सर्व. इसकी एग्जांपल मैं थोड़ी सी ऐसे देता हूँ कि फर्ज करें ये मार्केट थी और ये मैंने उसके सेगमेंट्स बना दिए. सो क्या मैं इन तमाम सेगमेंट्स पे काम करूँगा? चलिए मैं आपके लिए टारगेट कर देता हूँ. ये जो मैंने 2 सेगमेंट्स जो कि हाईलाइट कर दिए, ये मैं टारगेट कर रहा हूँ, यानी इन कस्टमर्स को मैं सर्व करूँगा. अब ये किस तरह से मैंने किया, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग. इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास कि हमने इवेलुएट कैसे करना है मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स को. सो इसमें इवेलुएशन को देखते हैं कि, और इससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन को भी क्लियर करते हैं कि टारगेट मार्केट है क्या. टारगेट मार्केट हमारी क्या है, सेट ऑफ बायर्स शेयरिंग कॉमन नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स दैट द कंपनी डिसाइड्स टू सर्व. यानी हमारे पास टारगेटिंग क्या आई या टारगेट मार्केट क्या आई, वो मार्केट जिसको हम सर्व करना चाह रहे हैं. अब बात आती है इवेलुएटिंग द मार्केट सेगमेंट्स फॉर टारगेटिंग. तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें कंसिडर करना ज़रूरी है कि अगर हम इवेलुएट करते हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को, एक फर्म को क्या देखना है, 3 फैक्टर्स को देखना है. पहले फैक्टर जो है वो है उसका साइज कितना है, दूसरा फैक्टर है कि उसकी ग्रोथ रेट क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि उसकी स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस क्या है, और उसको हमने मैच किसके साथ करना होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज के साथ. सो कंपनी के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले कलेक्ट करे डाटा को, फिर एनालाइज करे उसको. अब डाटा किसके ऊपर हम कर रहे हैं, सेगमेंट साइज क्या है. अब सेगमेंट साइज से क्या मुराद है, जैसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है. और क्या चीज़ हम कह सकते हैं कि उसमें कितने कस्टमर्स मौजूद हैं, उसकी सेल्स वॉल्यूम कितना है. जैसे हम सेल वॉल्यूम इन डॉलर के मैक्सिमम, अगर हम चलें वही परफ्यूम वाली एग्जांपल ले लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड इन अ मार्केट वो कितने हैं जिसको हम कंसिडर करने जा रहे हैं. उसका अब ये देखें, ये सेल्स के हवाले से सेल्स वॉल्यूम आपको किस में चला गया, नंबर्स में चला गया. अब सेल्स वॉल्यूम इन द शेप ऑफ मनी भी हो सकता है, एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसकी हम बात कर सकते हैं. तो ये हो गया कि उसका साइज क्या है. दूसरी चीज़ आ जाती है उसका ग्रोथ रेट. ये देख लीजिए, ये मैंने आपके लिए क्या बना दिया, यहाँ पे एक ग्रोथ रेट नज़र आ रहा है कि सॉरी कि कंपनी की ग्रोथ का लेवल क्या है. यानी आपको डिफरेंट मार्केट्स नज़र आती हैं जिसमें ओवरऑल सेल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती हैं. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ आईटी की मार्केट कर लेते हैं, या हम मोबाइल्स मार्केट कर लेते हैं. तो मोबाइल या इंटरनेट यूजेज की मार्केट आज आपको ग्रो होती नज़र आ रही है, विच हैज़ अ हायर रेट ऑफ ग्रोथ. इसी तरह से आपको डिजिटल कैमराज का यूजेज जो सा है वो डिक्लाइन की तरफ नज़र आ रहा है, बिकॉज एवरी मोबाइल फ़ोन कम्स विद द कैमराज. तो कैमराज की सेल मोबाइल फ़ोन्स के कॉन्टेक्स्ट में तो ज़्यादा है, लेकिन डिजिटल कैमराज जो मार्केट में थे उनकी सेल्स ग्रोथ अब आपको नज़र नहीं आती, बल्कि वो नेगेटिव में जा रही. और तीसरी चीज़ उसकी स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस क्या है, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम्स में रॉ मटेरियल्स की एक्वायरिंग और इन कॉन्टेक्स्ट में नज़र आएगी. सो
अभी देख लेते हैं इसी चीज को जी, राइट साइज एंड ग्रोथ। वो कहते हैं कि राइट साइज एंड ग्रोथ इज अ रिलेटिव। रिलेटिव किसको कहते हैं? जब हम किसी एक चीज का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं। सो द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स आर नॉट ऑलवेज द मोस्ट अट्रैक्टिव वंस फॉर एवरी कंपनी। स्मॉलर कंपनीज में लैक द स्किल्स एंड रिसोर्सेज नीडेड टू सर्व लार्जेस्ट सेगमेंट्स। जिसमें आपको साइज ज्यादा नजर आ रहा है, वहां पे पहले से बिग गन्स मौजूद हैं, उनका प्रोडक्शन की कॉस्ट निस्बतन कम बनती है एवरेज के हवाले से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हवाले से। तो शायद हम जैसे फर्ज करें इफ इट्स पेप्सी एंड कोक, तो पेप्सी और कोक को compete करना मेरे XYZ कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। सो इट्स अ लार्ज मार्केट ऑफ बेवरेज, और उसमें हम सोडा बेवरेज की बात कर लेते हैं कार्बोनेटेड वाटर के साथ, लेकिन मी बीइंग अ स्मॉल कंपनी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं होता। सो एट टाइम जो राइट साइज या ग्रोथ है, इसको हमने सही अंदाज में जज करना होता है। और दूसरा है, और दे may find these segments too competitive, जैसे मैंने अभी बता दिया। सच कंपनी may target segments that are smaller and less attractive in an absolute sense, but that are potentially more profitable for them. So ये कंपनी के जो आपको एनालिसिस है वो डिफर नजर आते हैं। सो और चीज़ क्या है कि द कंपनी ऑल्सो नीड्स टू एग्जामिन मेजर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, ठीक है, दैट आफ्टर लॉन्ग रन सेगमेंट्स अट्रैक्टिवनेस। अब ये स्ट्रक्चर किसको हम कह रहे हैं कि ओवरऑल कंपनी जिन सेगमेंट्स के ऊपर काम कर रही है उनके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जांपल को देखते हैं, सेगमेंट इज लेस अट्रैक्टिव इफ इट ऑलरेडी कंटेन्स मेनी स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव कंपेटिटर्स। तो ये उसके स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट आ गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी एक्चुअल पोटेंशियल सब्सटेंशियल प्रोडक्ट्स may limit prices and profits that can be earned into a segment. So the relative power of buyer जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि वहां पे परचेजर हो सकता है, also affects segments attractiveness. Buyers with strong bargaining power relative to sellers will try to force price down. ये बेसिकली शायद समझाना इस लेक्चर में मुश्किल हो। माइकल पॉटर ने एक थ्योरी दी थी और उसने कंपटीशन का एक मॉडल दिया था, कंपेटिटिव फोर्स मॉडल। सो अगर आपको थोड़ा कम समझ आए तो ये 5 फोर्स कंपेटिटिव मॉडल था, जिसने बताया था कि एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन क्या है। तो आप इस मॉडल को भी देख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मेरे लेक्चर्स में वो चीज़ मौजूद होगी। सो अगर आपके बायर की पावर ज़्यादा है तो वो बार्गेन कर सकता है। वो बार्गेन जब करेगा तो प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट करेगा, और बायर अपनी प्राइसेस जो वो पे करना चाह रहा है उसको रिड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में श्रिंक कर सकती है। वो ज़्यादा सर्विस मांग सकता है, कंपेटिटर्स अगेंस्ट वन अनदर उनको बना सकता है। यानी मैं इधर से उधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं लार्ज बायर था तो एक कंपनी को फायदा हो गया तो दूसरी को नुकसान हो गया, दूसरी कंपनी को अपनी नुकसान वाली कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ सकती। सो ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ सेलर प्रॉफिटेबिलिटी फाइनली अ सेगमेंट मे बी लेस अट्रैक्टिव इफ इट कंटेन्स पावरफुल सप्लायर्स। और अगर सप्लायर की पावर ज़्यादा है, यानी जो मैं मटेरियल्स यूज़ करता हूँ वो मुझे लिमिटेड लोगों से मिलते हैं, तो उसमें सप्लायर की पावर ज़्यादा होगी। जैसे इस वक्त आप कोविड-19 में देखते हैं वैक्सीन्स की सप्लाईज जो सी हैं फ्यू प्रोड्यूसर्स के पास हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वो फ्रीली उस तरह से अवेलेबल नहीं हो पा रही। सो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड आपको सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं। सो ये अगर सप्लायर्स मोर पावरफुल हैं तो वो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं ऑफ द मटीरियल्स, रिड्यूस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये आपको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो इस पैराग्राफ में मैंने डिस्कस किए वो नज़र आ जाते हैं। So even if a segment has the right size and growth and is structurally attractive, the company must consider its own objectives and resources. आखिरी चीज़ यह है कि जिस भी सेगमेंट को मैं लेने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और मेरी कंपनी के रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज में फाइनेंशियल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाते हैं, हमारी नो हाउ भी आ जाती है, एंड सो मैनी थिंग्स लाइक दीज रिसोर्सेज, हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। Some attractive segments can be dismissed quickly because they do not mesh with the company's long run objectives. So कुछ को हमें छोड़ना भी पड़ सकता है because वो हमारे long term के objectives के साथ शामिल नहीं होते. So if a company may lack the skills and resources needed to success
इन एन अट्रैक्टिव सेगमेंट, तो भी शायद हमारे लिए वो इतना सूटेबल नहीं होता. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्केट सेगमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि उसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, यानी टारगेटिंग की डिफरेंट बेसिस को देखेंगे, जिसमें हम अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, कंसंट्रेटेड और माइक्रो मार्केटिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स पे बात करेंगे. सो टिल देन एक हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या चीज़ें देखी. हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन देखी, जो कि इसकी मेजरेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, सब्सटेंशियलिटी, डिफरेंशिएबल होना और अकाउंटेबल होने के ऊपर रिलेट करती थी. और हमने देखा कि मार्केट टारगेटिंग क्या होती है, और उसका पहला एक बेसिक एलिमेंट कि हमने मार्केट सेगमेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करना है कि हम उनको टारगेट कर सकें, जहाँ पे हमने साइज, ग्रोथ, उसके स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस और कंपनी ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर किया. So that's all for this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.